नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र पाराशर भोपाल से जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा ठाकुर लाइव बनी हुई है। चलिए पहले रुक कर लेते हैं ईशा का। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ की रहने वाली हैं? बात करें तो कुलदीप बिश्नोई की आज वो बीजेपी में शामिल होने जा रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल आयुषी, अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, बीते कल ही उन्होंने विधानसभा पद से सदस्यता से अपना इस्तीफा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को चंडीगढ़ में आकर सौंपा था और आज दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा बीजेपी ओपी धनखड़ उनकी मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी माता और उनके बेटे भव्य बिश्नोई और उनके साथ जो पूर्व विधायिका हैं और उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई, वो भी सदस्यता ग्रहण करेगी। हालांकि अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, उनकी तरफ से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के जो भी उनके समर्थक हैं, चाहे वो बिश्नोई समाज के हो या और समाज के से ताल्लुक रखते हो, उन्हें आह्वान दिया गया था कि आप भी दिल्ली पहुंचे। लेकिन अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो वहां पर कुलदीप बिश्नोई पहुंचेंगे और उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी और भव्य बिश्नोई, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उन्हें ज्वाइनिंग करवाएंगे भाजपा को। और साथ में ये भी देखना होगा, क्योंकि आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर, और अब ऐसे में आदमपुर सीट को खाली कर दिया गया है और इसका आदमपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होगा वहां पर क्या भव्य बिश्नोई जो चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई कि उनके बेटे वहां पर चुनाव मैदान में उतरे, क्या बीजेपी उन्हें ही टिकट देती है या कुलदीप बिश्नोई पर दबाव बनाया जाता है कि वो ही वहां से जीत कर दिखाए? ये भी देखने वाली बात होगी, भले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन आज वो थाम रहे हो। इसी के साथ अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दिल्ली बीजेपी के युवा नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत देते हुए तेजेंद्र पाल बग्गा के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर आज तक रोक लगाई थी, 4 अगस्त तक, और अब आगे आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा क्या उनकी गिरफ्तारी पर आगे भी रोक रहती है या नहीं, हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें मामले की, जिस तरीके से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर उनकी तरफ से विवादित टिप्पणी की गई थी, उसी को लेकर पंजाब में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और मोहाली में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। और हमने देखा भी था कि किस तरीके से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की पुलिस तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आमने सामने हो गई थी। पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके भी लेकर आ गई थी तेजेंद्र पाल बग्गा को, लेकिन हरियाणा में ही हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें छुड़ा लिया गया था और कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस लेके चली गई थी। तो ऐसे में अब देखना होगा क्या तेजेंद्र पाल बग्गा को यहां पर राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। इसी के साथ देखिए आयुषी, जिस तरीके से 75वां अमृत महोत्सव के तौर पर इस आज़ादी दिवस को मनाया जाएगा और हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन भी केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार आह्वान भी किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाए, क्योंकि ये 75वां अमृत महोत्सव होगा आज़ादी का। तो ऐसे में यहाँ पर चिंता की एक बात ये है कि जो आईबी की रिपोर्ट है उसके अनुसार यहाँ पर कोई आतंकी घटना हो सकती है, क्योंकि उदयपुर में जिस तरीके की हमने घटना देखी, नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद कन्हैया लाल की वहां पर हत्या हुई क्योंकि उनके बेटे की तरफ से समर्थन किया गया था सोशल मीडिया के जरिए नुपुर शर्मा का। तो ऐसे में ये जो मामला है अभी भी थमा नहीं है। उस घटना को लेकर आईबी की रिपोर्ट है कि कोई भी घटना को यहाँ पर जो आतंकी संगठन है लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद, वो यहाँ पर किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में जो खुफिया एजेंसी की ये रिपोर्ट है उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस को भी और पंजाब को भी यहाँ पर हाई अलर्ट पे रखा गया है और पुलिस से ये आग्रह किया गया है कि जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजामात किए जाए। तो ये तमाम वो खबरें हैं आयुषी जिस पर आज नजर रहने वाली है। जी जी, चले ईशा, आप खबरों पे नजर बनाए रखिए। रुक करेंगे आपका, रुक कर लेते हैं भोपाल से, वहां से शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है भोपाल से, और मौसम की एक भी अगर बात कर ले तो अभी मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक के बाद आज शिक्षा विभाग की तबादला नीति पर मोहर लगी, उसके बाद लगातार मनचाही पोस्टिंग के लिए भी कवायद अन्य शासकीय कर्मचारियों के लिए भी अब
ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो लगातार पूरे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए मनचाही पोस्टिंग ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर जबलपुर में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, हॉस्पिटल में जिंदा 8 लोग यानी कि जल गए हैं, उसको देखते हुए प्रदेश के सारे अस्पतालों में मॉक ड्रिल सिस्टम के साथ साथ अलग अलग विभागों को और साथ साथ नगर निगम को खासतौर पर फायर सेफ्टी की मॉक ड्रिल में शामिल होने के साथ साथ इनको सेफ्टी लाइसेंस के लिए अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया। बड़ी अन्य खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में डीएलडी परीक्षा की भी तैयारी की जा रही है, जिसका 7 सितंबर से ही शुरुआत होगी, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र इसमें शामिल होंगे। राजनीतिक उठापटक की अगर बात करें तो प्रदेश में चूंकि नगरीय सरकार बनी है हाल ही में और ग्राम पंचायत सरकार की भी घोषणा हो गई, जिसमें उठापटक का दौर चलता रहा और ये कहावत भी सिद्ध हुई, जिसकी लाठी उसका डंडे की वाली कहावत इसमें भी सिर्फ ये हुई है कि उठापटक की राजनीति में सत्ता पक्ष में कांग्रेस से काफी उम्मीदवार जो जनप्रतिनिधि जीते हुए थे उनको सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ पर कांग्रेस के काफी नेता आए हुए थे। अब वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव की भी महापौर की घोषणा होने वाली है। 6 अगस्त को ये सब लोग जनप्रतिनिधि इसमें मतदान करेंगे, पार्षद स्थानीय अपने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष चुनेंगे। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए उसी तो यहाँ पर भी उठापटक का दौर और राजनीति उठापटक देखी जाएगी। वहीं अगर आजादी अमृत महोत्सव की बात करें तो प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह जन अपील कर रहे हैं और लगातार प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर लोगों को इस अभियान में जोड़ने की कवायद है, जिसमें तमाम विभाग के साथ साथ स्थानीय संगठन और लोग भी शामिल होंगे और तिरंगामय एक माहौल भी व्याप्त होगा प्रदेश में। उसकी कोशिश के लिए खासतौर पर 13 अगस्त तक ये अभियान पूरा करने की कवायद जारी हो रही है। वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो मौसम विभाग में जिस तरह से प्रदेश के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया, तो वहीं 52 जिलों में से अन्य जिले ऐसे भी हैं जहां पर अभी काफी दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से जो मौसम में काफी बारिश नहीं है और यहाँ पर लोगों के लिए गर्मी का भरा माहौल, उमस भरा माहौल देखने को भी मिल रहा है। तो ऐसे में जनजीवन भी काफी जहाँ बाढ़ पीड़ित जी क्षेत्र शैलेंद्र, देखिए लगातार बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं, कई जगहों पर जलभराव की भी स्थिति देखने को मिली। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं मुंबई से, वहां से संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजन, देखिए मुंबई में तो सियासी उठापटक लगातार जारी है। अगर बात करें संजय राउत की तो आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है, क्या अभी इसको लेकर के अपडेट और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है? आयुषी, आज जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो है काफी अहम है और देश की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि आज जो है हालांकि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज जो है कल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि ये जो तमाम जो सुनवाई है वो कल होनी है। हालांकि कल जो सुनवाई थी जिस पर चीफ जस्टिस ने एकनाथ शिंदे खुद के जो वकील हैं उनको ये कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, आपने सरकार बना ली। जिसके बाद जो है एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं सालवी, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद जो है इस्तीफा दिया, उसके बाद हमने सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं आज जो है सुनवाई होनी है और क्या कुछ सुनवाई में निकल कर सामने आता है ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी अहम है। दूसरी तरफ अगर बात करें संजय राउत की, तो संजय राउत पात्रा चाल घोटाले मामले में आज जो है उनका अंतिम दिन है। तो ऐसे में आज जो है उन्हें जो है एक विशेष अदालत यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है उनकी सुनवाई होनी है, उनको कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो क्या कुछ सुनवाई के दौरान होता है, क्योंकि देखिए 3 से 4 दिन जो है वो ईडी ने उनको हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया। तो उम्मीद है कि काफी कुछ जो है एविडेंस जो है ईडी इकट्ठा की होगी और ऐसे में ईडी पहले ही ये मांग कर रही थी कि उन्हें करीबन 8 दिन जो है वो हिरासत में दिया जाए, रिमांड दिया जाए। हालांकि 4 दिन का उन्हें रिमांड दिया गया। तो ऐसे में अब ये ईडी मांग करेगी कि उन्हें जो है कुछ दिन की और जो है उन्हें समय मिले और क्या कुछ नए एविडेंस ईडी लेकर कोर्ट के सामने आती है ये भी देखना काफी अहम होगा।
दूसरी तरफ अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट विस्तार की, तो खबर ये चल रही है कि बीजेपी के जो है वो कैबिनेट के बीजेपी के जो विधायक है वो 8 विधायक को मंत्री पद मिल सकता है और शिंदे गुट के कुल 7 विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि कुछ ऑफिशियल खबरें नहीं आ रही है, लेकिन तमाम जो मीडिया में खबर चल रही है और कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल में राजभवन में इसको लेकर बाकायदा जो है तैयारियां भी शुरू हो गई है और 5 अगस्त को जो है पहली जो है मंत्री पद का जो है वो विस्तार होगा महाराष्ट्र में जी। और अगर एक जो जरूरी खबर है वो आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उनके ऊपर जो एक्सटॉर्शन यानी कि जो जबरन वसूली मामले में जो डीसीपी पराग मांडरे थे, उनको जो है पिछले सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन्हें निलंबन कर दिया था और ऐसे में महाराष्ट्र में नई सरकार है तो एकनाथ शिंदे ने डीसीपी पराग मांडरे को जो निलंबन किया था उसे रद्द कर दिया गया और दोबारा जो है डीसीपी पराग मांडरे को उनकी जो सेवा है उन्हें बहाल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है काफी एक अहम है। और आपको बता दूं और एक खबर है कि कल जो है वो दादर में एक 40 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की जो है वो खबर सामने आ रही है और कहा ये जा रहा है कि वो जो महिला थी वो सड़क पर फुटपाथ पर अपना वो जो राह करती थी और ऐसे में गैंगरेप उनके साथ किया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में एक लोग को गिरफ्तार कर ली है और 2 लोग की अभी भी जो है वो जांच जारी है। आयुषी जी चलिए राजन, आप बनाए रखिए अपनी नजरें तमाम बड़ी खबरों पे, रुक करेंगे आपका। चले फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं, वहां से संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें दिल्ली की रहने वाली हैं? अगर बात करें लगातार ईडी जिस हिसाब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ करी, आज कांग्रेस ने उसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, उसको लेकर के क्या अपडेट और तमाम बड़ी खबरें क्या? जी बिल्कुल, आज सुबह एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले में है, उसमें इंडिया के कार्यालय को सील करना, राहुल और सोनिया गांधी के आवास के इर्द गिर्द भारी पुलिस बल की तैनाती को कांग्रेस ने प्रतिरोध और धमकी की राजनीति करार दिया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने पार्टी के मुख्यालय, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस ने पहरा बैठा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ जो है वो सलूक जो है वो अच्छा नहीं किया जा रहा है, जो कि प्रतिरोध और धमकी की राजनीति भी है। साथ में पार्टी के सूत्रों के अनुसार ये सामने खबर आ रही है कि कांग्रेस आज गुरुवार को यानी इस मुद्दे को संसद में भी उठा सकती है। वहीं अगर बात कर ले तो पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी 4 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आ रही हैं। वह 8 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगी। इस दौरान जहां वह पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगी, वहीं कई राजनीतिक दलों के नेताओं से भी आज वो मुलाकात कर सकती है और उनके साथ कई कार्यक्रम भी कर सकती है। माना जा रहा है कि वह आज संसद भी जा सकती है। वहीं अगर बात कर ले तो आज दिल्ली में आज होने वाले दिल्ली सरकार के सबसे बड़ा तिरंगा कार्यक्रम जो होने वाला था बुराड़ी ग्राउंड में, उसको स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके कहा है कि बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी भराव की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है। जी चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। संदीप मिश्रा का रुक कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें लखनऊ से रहने वाली है? सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा रहने वाला है, कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करने वाले हैं, क्या अपडेट? देखिए आयुषी, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो है बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और वो दौरा है आजमगढ़ का। यानी कि आजमगढ़ की संसदीय क्षेत्र सीट जीतने के बाद से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार वहां पहुंचेंगे और पहली बार वहां पे कई परियोजनाओं का जो है लोकार्पण करते नजर आएंगे। यानी कि 14,310.66 की परियोजना की परियोजना है, जिसमें 50 परियोजनाएं हैं सम्मिलित हैं, जिसमें बेहद
पेयजल गंगा को घर घर जोड़ने का काम किया जाएगा, नमामि गंगे को लेकर के जगह जगह पे कार्यक्रम किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका आज का जो वहाँ के कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद से अब वहाँ पहुँचे हैं। तो यानी कि अब आजमगढ़ की दिशा जो है और वो बदलने वाली है। यानी जो आजमगढ़ के जो पहले से माहौल था, जो पहले से वहाँ की सड़कों पे टूटी हुई थी, उन सड़कों को लोकार्पण करेंगे और वहाँ पे नई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करते नजर आएंगे। यानी कि उसके साथ ही साथ आजमगढ़ की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं या एसएसपी हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे उनके साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। इसको लेकर के वहाँ आजमगढ़ की जनता को किस तरीके से निकाला जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो उनका आज का ही शाम का 5 बजे 5:30 बजे का जो दौरा होगा वो वाराणसी का होगा। 5:30 बजे के आसपास वो वाराणसी पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ में कई परियोजनाओं का वहाँ भी शिलान्यास करते नजर आएंगे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बेहद अभी कुछ ही दिन पहले जो है आजमगढ़ की सीट से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, जो कि त्रिकोणीय सीरीज कही जा रही थी, जहां समाजवादी पार्टी से अगर बात करें धर्मेंद्र यादव को खड़ा किया गया था। बसपा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे गुड्डू जमाली को खड़ा किया गया था। इसके साथ निरहुआ जो कि भारी मतों से जीत की हासिल की थी और वो गढ़ थी समाजवादी पार्टी की वो सीट। उस सीट से वहाँ पर से सांसदीय क्षेत्र निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात थी। और अब वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी परियोजनाओं को वहाँ पर 50 ऐसी परियोजनाएं होंगी जहाँ पर उनका लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे। यानी कि वहाँ निकलने के बाद वो सीधे वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी पहुंचने के बाद से वहां भी कई परियोजनाओं का जो है लोकार्पण होना है। बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करेंगे। इसके साथ साथ वहां से प्रस्थान करेंगे। यानी कि जो बाबा का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वहां का जो ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा हुआ है और मौसम विभाग ने चेताया है कि 65 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कि अगले 3 दिन तक मौसम जो है वो बदलाव रहेगा। बारिश का दौर लगातार जारी है। देश के कई राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। चलिए देहरादून का लुक कर लेते हैं। वहां से उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उपेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें देहरादून की रहने वाली है? अगर बात कर ले सीएम पुष्कर सिंह धामी की और राज्यपाल की, आज दोनों ही हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं। मौसम विभाग को लेकर के क्या अभी अलर्ट वहां पर जारी किया गया, क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश का दौर देहरादून में देखने को मिला? देखिए, जिस प्रकार से पहले तो मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जिस प्रकार से आज हरिद्वार दौरे पर हैं, हरिद्वार दौरे के दौरान वो पतंजलि योगपीठ में जाएंगे। वहाँ पर जो बालकृष्ण हैं उनके जन्म दिन पर जो है जड़ी बूटी दिवस जो है वो मनाएंगे। और साथ ही जो वहाँ पर जो है योग से लेकर और जिस प्रकार से जो पतंजलि का जिस प्रकार से जो काम वहाँ पर चल रहा है उसको वहाँ पर देखा जाएगा। साथ ही ये भी है कि जो जड़ी बूटी दिवस के रूप में जिस प्रकार से जो है उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है, तो ऐसे में जो आयुर्वेद को लेकर जो है वहाँ पर जो है बातचीत वहाँ पर की जाएगी कि कैसे आयुर्वेद को जो है पूरे उत्तराखंड में और देश में किस तरीके से जो है इसको प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए क्या कुछ काम किए जाएं, इस पर उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पतंजलि में जो है वो बातचीत की जा सकती है। वहाँ पर बाबा रामदेव और उनसे बालकृष्ण से जो है वो बातचीत की जाएगी। तो यानी कि आज राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, तो यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में वो जड़ी बूटी दिवस के रूप में जो है वहाँ पर बालकृष्ण का जन्म दिवस मनाएंगे। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो कल देर रात जिस प्रकार से काफ़ी तेज़ बारिश जो है देहरादून में हुई, ऐसे में देहरादून के सहस्त्रधारा में काफ़ी मलबा जो है वो घरों में आ गया, जिसमें 4 से 5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, 2 से 3 मकान जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं और साथ ही कई 4 से 5 मवेशी जो हैं की मलबे में दबकर जो है वो मौत हुई। यानी कि ये देखा जाए तो जिस प्रकार से अब बारिश का कहर लगातार उत्तराखंड में चल रहा है, ऐसे में कल देहरादून में भी काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिला और जिस प्रकार से जो है मलबा जो है वो घरों में घुस गया था और कई मकान जो हैं वो जमींदोज हुए हैं। तो ऐसे में लगातार जो प्रशासन और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रही है। हालांकि जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल जो है वो कल देर रात ही भेज दिया गया था, लेकिन जो कई मवेशी अभी वहाँ पर दबे हुए हैं और
साथ ही जो मकान जमींदोज हुआ है उसको लेकर जो है SDRF की टीमें जो है वो लगातार रेस्क्यू जो है वहाँ पर कर रही है। वहीं अगर तीसरी खबर मौसम की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए हैं कि अभी जो है आने वाले समय में प्रदेश के कई जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी के चलते ये देखा जा रहा है कि कई जिलों में जो है अभी भी काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी देहरादून की अगर बात की जाए तो बादल जो है वो घिरे हुए हैं, यानी कि जैसे ही दिन चढ़ता जाएगा वैसे ही ये माना जा रहा है कि बारिश की संभावनाएं जो है वो ज़्यादातर बनी हुई है। वहीं प्रदेश के जो अन्य पहाड़ी जिले हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, जमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, इन जगहों की बात की जाए तो काफ़ी बारिश जो है वो आज भी जो है कई जगहों पर जो है देखने को मिल सकता है। साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है। तो ऐसे में सभी को सजग रहने के जो है वो दिशा निर्देश पहले से ही दिए गए हैं। और साथ ही ये भी देखा गया है कि जहाँ पर मार्ग बाधित हो रहे हैं तो वहाँ पर BRO और PWD की जो टीमें जो है जहाँ पर लगातार बारिश देखने को मिली है, वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप मिश्रा का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, वहां पर वो जनता को संबोधित भी करने वाले हैं और जब भी जनसभा को संबोधित करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष को भी अपने निशाने पर लेते हैं। देखिए बिल्कुल इसी अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो निश्चित तौर पे आज की जो इनकी जो यात्रा है, यानी कि आजमगढ़ और वाराणसी का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है उन्होंने जो है वहाँ से अपने सांसद को जिताया था। यानी कि आजमगढ़ एक ऐसी सीट हुआ करती थी जो समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाती थी। उस गढ़ को भेदना बहुत मुश्किल काम था और भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। इसके साथ ही साथ जो जनसभा करेंगे वो जनसभा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 ऐसी परियोजनाएं होंगी जिनका शिलान्यास करेंगे। यानी कि आजमगढ़ की जो दिशा है और दिशा है वो दोनों को बदलने का काम करेंगे और वहां की जो आम जनमानुष की जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करने का पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रयास करेंगे। और जब संबोधन करेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे विकास कार्यों की भी चर्चा करेंगे जो विकास कार्य कभी आजमगढ़ में नहीं हुए थे। यानी कि वो आजमगढ़ की अब जो है दिशा पूरी तरीके से बदलने वाली है। आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। संदीप, उपेंद्र, गजेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी तमाम रिपोर्टर्स का जो हमारे साथ जुड़े उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चले फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।